नमस्कार दोस्तों। शाम 5 बजे के लाइव में उज्जवल जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रवि जी, कैसे हैं आप? अब शाम का हमारा जी, फिक्स हो गया, बढ़िया है। ऑलमोस्ट रोजाना मिल रहे हैं शाम को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तीसरा दिन है लगातार आज, और शायद हाँ, पहली बार हम लोग लगातार 3 दिन तक शाम दिन, को हाँ। आए हैं 5 बजे साथ आगे में। भी आते रहेंगे, इतने 3 नहीं लंबे 300 दिन तक आते आएंगे हम। रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, बिल्कुल। तो आज जो दिन में हमने कुछ खबरें देखी है उसमें दो नई चीजें, जैसे कल भी ट्रेलर टीजर थे। आज एक तो सैयारा फिल्म का टीजर जो है वो लॉन्च हुआ है। यशाज फिल्म्स की है, और एक और आप कह सकते हैं कि नेपो किड जो है लॉन्च हो रहे हैं। अनन्या पांडे के कजन ब्रदर हैं जबरदस्ती का अहान। नेपोकिट। जबरदस्ती का अब नेपोकिट है वो। जबरदस्ती का मतलब आप जो भी, तो सारी नेपो किड जबरदस्ती के हैं। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि जिसको लोगों ने कहा हो कि भाई इसको लेके आओ। वो है हाँ। एक अमेज़न प्राइम पर एक नया रियलिटी शो आने वाला है, द ट्रेटर। करण हम्म, जौहर एक बार फिर से उसको होस्ट करेंगे। तो ये हाँ। टीजर और ट्रेलर कैसे लगे, इस पर हम आपकी राय जानेंगे। और उसके अलावा एक खबर ये आ रही कि गुरदत्त साहब के जो क्लासिक फिल्में हैं, मतलब उन्होंने तो एक से एक फिल्में बनाई हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, और भी तमाम लंबी फहरिस्त है। बतौर प्रोड्यूसर, बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर जो उन्होंने बहुत हिंदी सिनेमा में उनका एक मुकाम है। तो खबर ये आ रही है कि उनकी फ़िल्मों को एक कंपनी जो है वेब सीरीज़ में डालने का प्लान कर रही है आज के समय के हिसाब से। और दूसरा, उनकी बायोपिक पर भी विचार चल रहा है। तो आपके हिसाब से कितना बढ़िया है ये आइडिया जो है? क्या इसको एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए? कितनी संभावनाएँ दिखती हैं? तो हम इन सब पर डिस्कस करते हैं आज। सबसे जी। पहले तो मैं जानना चाहूँगा सैयारा को लेकर जो इसका टीज़र आया है, आपकी क्या राय बनी इस पर? सैयारा का हमारे सामने जो इंट्रोडक्शन आया वो ये आया कि 90 के दशक में चंकी पांडे जो साइड हीरो के किरदार करते थे, बाद में उनकी बेटी आई, अब उनके भाई के बेटे भी आ रहे हैं। उनके भाई बिल्कुल। के बेटे की क्वालिफिकेशन ये है कि वो चंकी पांडे के भतीजे हैं, और एक और क्वालिफिकेशन ये है कि वो अनन्या पांडे के भाई हैं। तो बिल अब उनको मोहित सूरी डायरेक्शन में लेकर आते हैं, मतलब मोहित सूरी के डायरेक्शन में यशराज फिल्म्स उनको लेकर पिक्चर रिलीज कर रहा हुँ, है। हुँ। आज पहली झलक, जिसको हम टीजर कहते हैं, वो हमारे सामने आई, लेकिन उसमें मुख्य चीज ही जी, गायब। मुख्य चीज ये है कि हमारा हीरो जो है, जिसको ठीक। हमें हमारे सामने हीरो बनाकर पेश किया गया है, हमें हाँ, उसकी हाँ, आवाज हाँ। का नहीं पता, हमें उसकी डायलॉग डिलीवरी का नहीं पता, हमें पता ही नहीं वो बोलता हाँ, कैसे। तो ठीक है। एक बहुत बड़ा झटका तो मुझे ये लगा कि भाई ये हीरो, अगर आप इसको कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, हमसे कहलवाना चाह रहे हैं, कोई जबरदस्ती भी है हुँ, हुँ, आपकी हुँ। हमारे साथ, तो कम से कम उसकी आवाज तो सुना देते। ये बिल्कुल नई बहुरानी की तरह चुप चुप क्यों सही। है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि ठीक है, फिल्म का हाँ। प्रमाइस हमें समझ में आ गया। 21 और 22 साल की उम्र में अगर अनीत पड्डा है शायद उनकी जो हीरोइन है, वो तो पहले दिखती रही है, मॉडल हाँ, भी है। अनीता पड्डा नाम है। हाँ, पड्डा। पड्डा या पद्दा। तो जी, हाँ, जी, हाँ। तो अनीत पड्डा है, और ये हाँ, 21-22 साल की दोनों की उम्र है। तो जाहिर है एक लव स्टोरी ही होगी, और डेब्यू में तो वैसे भी लव स्टोरी से ही सब लॉन्च होते हैं, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। पसंद का तरीका है बॉलीवुड में लॉन्च होने का। तो लेकिन हुँ, मुद्दा हुँ। ये है कि आदित्य चोपड़ा प्रेजेंट्स और वाईआरएफ प्रेजेंट्स और डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, तो ये जो टीजर है ये बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे हमने कल जब आपके जी। प्लेटफॉर्म पर जुड़े थे तो हमने बहुत सारी चीजों की चर्चा की थी, चाहे वो मेट्रो के इन गाने दिनों, की हाँ, हो, बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर हाँ। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर के गाने की हो, या फिर हमने परम सुंदरी पे भी बात की थी, तो हमें एक फ्रेशनेस लग रही थी कल जो हमने चारों कंटेंट डिस्कस हुँ, किए थे। लेकिन ये उस कैटेगरी में फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा है सैयारा। ठीक। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होता कि पहले ही टीजर में, पहली झलक में, हमें कम से कम हीरो बोलता हुआ सुनाई दिखाई देता, हम समझ पाते कि हम किसको मिलने जा रहे हैं, भाई कौन इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि हमारे जो आसपास का जो मीडिया है वो हमें ये तो बता देता है कि ये चिक्की पांडे के बेटे हैं, ये अनन्या पांडे के कजन हैं, ये चंकी पांडे के भतीजे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सो हाँ, ये सब चीजों से तो प्रभावित होता नहीं कोई, अब कम से कम आवाज सुन लेते तो समझ में आ जाता। या मुझे लगता है कि आवाज इतनी बकवास है जो सुनाने लायक नहीं है पहले टीजर में, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम फ्लॉप शो हो जाता मामला। तो ये चीज है जो मुझे समझ में आई है। मैं उस टीजर को देखकर प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि ये नेपोकिड की फिल्म है, बल्कि इसलिए बिल्कुल। क्योंकि उस टीजर में खुद कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं जिसको देखकर मुझे लगे कि मुझे देखना है। मुझे आपकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, और लगभग सारी ही बातों से। थोड़ी-सी जो बातें इसके अलावा जो मैं इस टीज़र में देख समझ पाया, जी। इसकी एक्ट्रेस ने मुझे इम्प्रेस किया, जो अनीत अच्छा। पड्डा हैं। हम्म। वो खूबसूरत है, यंग है, और जो पर्दे के लिए जिस तरह की ब्यूटी चाहिए होती है, मतलब जो दर्शकों को आकर्षित करती है, तो मुझे हम्म। लगा कि वो खूबसूरत चेहरा है।
अब एक्टिंग कैसी होगी वो तो देखेंगे। और उनकी एक वेब सीरीज आई थी अनीत पड्डा की, बिग गर्ल्स डोंट क्राई, तो उसमें उस वक्त उनकी चर्चा हुई थी। एक और फिल्म थी जिसमें काजोल थी, काजोल के साथ सलाम वेंकी फिल्म थी, तो सलाम वेंकी फिल्म में भी वो दिखी थी। छोटा सा कैरियर है, एक बड़ा लॉन्च पैड है। और दूसरी बात, जैसे वाईआरएफ ने इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया और ये कहा जा रहा है फिल्म वाईआरएफ की नहीं है, वाईआरएफ प्रेजेंटर है इस फिल्म में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय विधानी है। तो अच्छा। इन सारी चीजों को भी, हाँ हाँ, भाई, हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा नहीं है, प्रोड्यूस्ड बाय अक्षय विधानी है। तो अब क्योंकि वो चंकी पांडे के बेटे हैं, नेपो किड का केस है जैसा आपने कहा, और हालांकि बहुत लंबे समय से खबरें इस तरह की आती रही कि भाई जो अहान पांडे हैं वो वाईआरएफ के साथ जुड़े रहे हैं, कई फिल्मों में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। और मतलब अब पीआर प्लांटेड ही खबरें हम इनको मानेंगे कि भाई आदित्य चोपड़ा उनको बहुत टैलेंटेड मानते रहे, उन्होंने खुद उनको जो है नर्चर किया है बहुत, उनको लगता है कि आगे जाके बड़े स्टार आदित्य बनेंगे ये वो। आदित्य हाँ पांडे उन्हें बहुत लायक मानते रहे, इसीलिए उन्होंने खुद उन्हें प्रोड्यूस नहीं किया उनकी जी फिल्म। जी। तो और एक चीज जहां तक लुक की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई आवाज तो सुनवा देते कम से कम, जबकि हाँ, उस हाँ, टीजर में सारी आवाज लड़की की है। और ये फिल्म मुझे आशिकी जैसा कुछ फील दे रही है। जो टीजर आया ना, मोहित सूरी की फिल्म है, आशिकी 2 हम्म, बनाई थी उन्होंने, तो हाँ, उसी तरह का कुछ, मतलब वो गिटार बजाता हुआ लड़का और वो ड्रम और म्यूजिकल सा थोड़ा सा सेटअप, तो लड़का कहीं परेशान है, लड़की कहीं परेशान है, दोनों की लव स्टोरी। तो ये आशिकी जैसा जो है ये फिल्म का टीजर जो है फील दे रहा है। जहां तक अहान पांडे के लुक की बात है, तो कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग एक चेहरे में दूसरा चेहरा देखते हैं और स्वाभाविक है, हाँ, दिखाई देता है। मुझे हाँ, अंशुमान झा जैसे लगे। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि अंशुमान झा कौन है, हाँ, तो हाँ, हाँ, उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में लव सेक्स और धोखा में काम किया था, हम भी जी, अकेले तुम भी अकेले, लकड़ बग्गा। जी, लेकिन उनकी जो सबसे पॉपुलर पहचान है, एक वेब सीरीज आई थी मस्तराम, वो अच्छा, उसमें हाँ, थे, हाँ, तो मुझे लगता है ना, तो हाँ, इससे सब लोग पहचान जाए। मुझे लगा कि ये अंशुमान झा जैसा ही लुक है, उसी तरह की पर्सनैलिटी है, वो जो चेहरा मोहरा जो है उनका उस तरह का। अब कितने चल पाएंगे, कितना यशराज का नाम इनको जो है वो सपोर्ट कर पाएगा, यशराज के नाम पे कितनी इनकी नैया पार हो पाएगी। हालांकि एक चीज मैंने दिन भर में अभी नोट की, हम्म, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा नेपो किड लॉन्च होता है तो बहुत सारे बॉलीवुड वालों का भर भर के बधाई संदेश सोशल मीडिया में पहुंचते हैं और उसकी खबरें बन जाती है। हाँ, ऐसी कोई खबर अभी मैंने नहीं देखी कि वेलकम टू बॉलीवुड और आहान और ये और वो। हो सकता है किया होगा, नहीं किया होगा, मैंने सोशल मीडिया में जाके नहीं देखा, लेकिन इस तरह की खबरें नहीं बनी है। अब अनन्या हम्म, पांडे का रिएक्शन लेंगे लोग कि वो क्या सोचती है कैसे, क्योंकि वो तो चल रही है, किस तरह से चल रही है वो सभी देख रहे हैं, उनके कजन ब्रदर भी आ रहे हैं, तो हाँ, नजर तो हाँ, रहेगी। लेकिन सीधे तौर पर यशराज ने उनकी फिल्म नहीं बनाई है, एक बात हाँ, बहुत क्लियर होना चाहिए, बैनर है, प्रोड्यूसर कोई और है। अब अंदर की कुछ और चीजें तो हम नहीं कह सकते, मगर फिर भी क्योंकि ये मोहित सूरी की फिल्म है, मोहित सूरी भी काफी समय बाद आ रहे हैं और वो अपनी फिल्मों में म्यूजिक को बहुत अच्छे से ढाल के लाते हैं, मोहित सूरी की ये खासियत है। तो देखना पड़ेगा कि इस फिल्म में क्या एक नए देखिए, और फ्रेश आने पेयर वाले को दिनों अच्छे म्यूजिक के साथ ला पाते हैं वो। आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि प्रोड्यूसर महाशय कौन है और ये बिल्कुल। क्यों लॉन्च कर रहे हैं आहान को। हाँ। जैसे हमें समझ में आ गया कि बिल्कुल प्रेजेंटर ये आदित्य चोपड़ा को उठाकर लाए हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। आदित्य के साथ काम किया है। ये महाशय को ऐसा क्यों लगा कि अपनी बहुमूल्य कमाई आहान पांडे पर लगाएं, ये भी जानना अक्षय दिलचस्प है। विधानी। अक्षय बिल्कुल। विधान। तो खुलेंगी चीजें। ये फिल्म क्योंकि आई थिंक जुलाई में रिलीज होने वाली है, हम्म, हाँ 18 जुलाई को रिलीज होने वाली है। तो अभी तो मई ही खत्म हो रहा है, 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने में काफी कुछ चीजें सामने आएगी, कई सारी बातें आएंगी, तो जी। हम नजर रखेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। हम्म, दूसरा, हम चलते हैं जो अमेजन प्राइम का जो नया शो, रियलिटी शो है, द ट्रेटर, ये आ रहा है और करण जौहर इसको लेकर आ रहे हैं, और करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलते नहीं। थोड़ा बहुत नेपो किड से उनका दायरा अगर बढ़ता है तो वो बॉलीवुड वाइब्स तक चले जाते हैं। कॉफी शो करते थे तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ले आते थे। अब उनकी मजबूरी हो गई, थोड़ा सा इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोग जगमगाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी बन जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं,
तो उनको थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ा है। तो कुछ इस तरह के लोगों को, कुछ बॉलीवुड के लोगों को, कुछ सोशल मीडिया के लोगों को, ओटीटी के लोगों को लेकर जो है अब वो द ट्रेटर लेकर आ रहे हैं। तो ये एक डच रियलिटी शो है। आपको कैसा लगा ट्रेलर? आपको क्या समझ में आया? पहले हम ये जानते हैं। देखिए, जब मैं ट्रेलर देख रहा था, आप ही ने मुझे बताया कि आ गया, मैं आज देख जी। नहीं पाया था, थोड़ी देर पहले मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कंगना रनौत लेकर आती हैं लॉकअप, एजाज खान लेकर आते हैं हाउस अरेस्ट, पहले वो रोडीज आता था और वो बिल्कुल। स्प्लिट्स विला आता था, अब ये आ रहा है। तो नयापन तो कुछ भी नहीं लगा उसमें, रिपीटेशन लग ठीक। रहे हैं, थोड़ा सा हाउस अरेस्ट दिख रहा है, थोड़ा सा लॉकअप दिख रहा है, थोड़ा सा रोडीज दिख रहा है, थोड़ा सा स्प्लिट्स विला दिख रहा है, थोड़ा सा बिग बॉस दिख रहा है, और फिर से वही कहानियां हैं कि एक किला या घर या कमरा या मकान या जो भी कहें, मतलब एक हिस्सा जिसमें सब बंद हैं और वहां कुछ साजिशें रची जा रही हैं, चालें चली जा रही हैं। अब राज कुंद्रा की क्या क्वालिटी है जो उनको उसमें लिया गया? मैं तो कहूंगा चलिए उर्फी जावेद को लिया, तो उर्फी जावेद के अंदर कोई तो क्वालिटी है कि वो कुछ कपड़ों को लेकर कुछ ऐसा बिल्कुल। अजब गजब करती रहती हैं कि लोग हंसते हैं, तो चलिए हंसा के ही मनोरंजन होता है। मैं तो समझ नहीं पाया, मैं उसमें जो मुझे सबसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्टेंट लगे हैं वो राज कुंद्रा लगे हैं। तो ये राज कुंद्रा क्या है? राज कुंद्रा को हम ठीक। किस तरीके से जानते हैं? मतलब राज कुंद्रा का टैलेंट इतना ही तो रहा होगा कि हाँ। शिल्पा शेट्टी से शादी कर ली, एक तो ये बिल्कुल। टैलेंट, बाकी टैलेंट तो उनके जो हाँ, है उसके लिए तो मुकदमे चल रहे हैं बाकी टैलेंट्स के लिए। तो मुकदमे मुझे चल कुछ रहे समझ हैं। में आया नहीं। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि क्या करण जौहर उन सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि वहां पर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि करण जौहर का ये होता है ना कि वो जब किसी को शो में लाते हैं तो एक तरह से होता है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सलमान खान का भी होता है, बिग बॉस में जिसको लाते हैं हाँ। उसमें कहीं ना कहीं उनका रहता है कि भाई ये मेरे टाइप का है या मेरा बंदा है। तो ठीक। देखिए, कुछ नया नहीं लगा उसमें। मैंने कहा ना, मुझे सबकी झलक दिखी। मुझे ऐसा लगा कि इन बिल्कुल। सबको मिलाकर बना दिया गया। जैसे आपने बताया कि डच रियलिटी शो है, तो देखिए वो रियलिटी शो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हाँ, मैंने देखा मैंने भी वो, नहीं देखा, जानकारी आई। जी। हाँ, मैंने ये प्रोमो देखा और उस प्रोमो में मुझे इन सबकी झलकियां लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे इसको देखकर ही लगा कि हाँ मैं इसको देखूंगा। मुझे लगता है इसका जब पहला एपिसोड आएगा और उसके बाद जो गॉसिप्स निकल कर आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि करण जौहर ने शो किया क्यों है। जाहिर है पैसा तो एक कारण है ही, इसके अलावा और क्या कारण है वो भी समझ में आ जाएगा। 12 जून से आएगा और उसके बाद में शायद हर थर्सडे को रात को 8 बजे एक नया एपिसोड आया करेगा और शायद 10 हफ्ते तक आएगा। ऐसा, मतलब अभी डेट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन इस शो का जिस तरह का फॉर्मेट बताया जा रहा है और बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये शो जो है बहुत ही फेमस है। 30-35 देशों में जो है इसको रिक्रिएट किया गया है। तो इंडिया में भी बहुत सारी आज चीजें आ रही। बिग बॉस भी बाहर से ही आया है, कौन बनेगा करोड़पति भी बाहर से आया है, तमाम शो आए, एक और आया है। हाँ, लेकिन बात वही है कि ये सेलिब्रिटी शो है और सेलिब्रिटी की जो लाइफ है या जो गॉसिप है, फिर जब वो एक जगह इकट्ठा होंगे तो कितना स्क्रिप्टेड होगा, कितना जेन्युइन होगा, ये सारा कुछ। क्योंकि रियलिटी शोज पर ये आरोप तो हमारे यहाँ हमेशा ही रहे हैं कि बहुत कुछ स्क्रिप्टेड होता है इसमें। तो जी। कितना ड्रामा क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये पहला ही सीजन है। तो जितने हाँ लड़ाई झगड़े होंगे, जितनी मारपीट होगी, जितना अपशब्दों का इस्तेमाल होगा, हाँ या हाँ हाँ। मतलब ऐसी चीजें होंगी जिसके तरफ जो है लोग थोड़ा आकर्षित होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, देखें। क्या हो हो रहा सकता है यहाँ रोमांस है? वगैरह बवाल भी मचे हो, वो बेसिकली। बवाल मचे। एक ये भी था शायद, हालांकि अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, कि इसमें शायद बिपाशा बसु के जो हस्बैंड है करण सिंह ग्रोवर, वो अच्छा। और उनकी एक्स वाइफ भी जो है वो इस शो में आने वाली हैं। तो हाँ ये भी वैसा आया। कुछ होता है ना, ये भी खबर आई थी। तो ये इसी तरह का शो है। और जैसा आपने कहा कि जिन शोज के, रियलिटी शोज के आपने नाम लिए हैं, वैसी मुझे तो बहुत हद तक ये बिग बॉस की तरह ही दिखाई दिया। जी बिग बिल्कुल बॉस में बिल्कुल। क्योंकि सारे ही जो 12, 15, 20 कंटेस्टेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें फर्क बस ये होगा कि इसमें से 20 लोगों के ग्रुप में से जो है वो 3 को ट्रेटर बना दिया जाएगा। मतलब कि वो गद्दारी करेंगे, वहां जो भी कुछ चीजें होने वाली वो हम देखेंगे क्या होता है, या इस शो पर क्या है क्या नहीं। अगर दर्शक चाहेंगे तो हम इस पर फिर अलग से बनाएंगे कि आखिर ये द ट्रेटर्स है क्या। तो कुल मिला के मुझे तो ये बिग बॉस जैसा ही एक नया तमाशा लगा, जिसको कि किसी हाउस की जगह आपने एक महल में राजस्थान में कहीं उसको ले जाके स्टेब्लिश कर दिया है कि भाई यहीं लड़ो झगड़ो मरो कटो, जो करना है यहीं करो, हम दिखाते रहेंगे। और करण जौहर अपना एक एपिसोड हर हफ्ते जो है बना के ले आएंगे। इन शोज का कोई फायदा आपको नजर आता है? मतलब मुझे तो कभी
इसमें कोई सेंस कभी नजर भी नहीं नहीं आया सर, ऐसे कभी नहीं। शोज में। देखिए, मैं हाँ, मतलब मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, एक पत्रकार के जी, तौर पर नहीं भी बात करूं, एक कंटेंट कंज्यूमर के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो मुझे कोई कंटेंट देखकर या तो मैं अपलिफ्ट हो रहा हूं, या मैं कहीं किसी इमोशंस में बह रहा हूं, या मैं कहीं पहुंच रहा हूं, मुझे वो लीड इन कहां कर रहा है। मैंने एक अच्छी रोमांटिक स्टोरी देखी हाँ, तो शायद मैं अपनी जिंदगी के रोमांस से कनेक्ट कर पाऊं, मैं अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट कर पाऊं। मैंने अगर कुछ थ्रिलर देखा तो मेरे अंदर कुछ एक्साइटमेंट को जन्म देगा। मतलब इस तरह के शोज जो हैं, एक तो पूरी तरह से फेक हैं ये, मैं आप दर्शकों को बताना फेक, हाँ, चाहूंगा, पूरी तरह बिल्कुल, फेक है। आप जो गुस्सा देख रहे हैं वो नकली है, जो खुशी देख रहे हैं वो नकली है। देखिए, एक्टिंग में भी हम फेक करते हैं, लेकिन वहां एक कहानी को कहने के लिए वो फेकनेस हो रही है। उस कहानी के बिल्कुल, पात्र के तौर पर आप गुस्सा कर रहे हैं, उस कहानी के पात्र के तौर पर आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन यहां तो आप बने हुए हैं असल और दिखा रहे हैं नकल। तो ये असल और नकल का जो मिक्सचर है, ये बहुत ही गड़बड़ झाले के तौर पर पेश होता है। और आप कई बार किसी को शो में इतनी गालियां देते हैं, बाहर आकर गले मिल लेते हैं। कई बार आप शो में गले मिल रहे होते हैं, बाहर गालियां दे रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर्स, अगर देखिए जितने लोग अगर पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर बतौर एक्टर जा रहे हैं तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप बतौर पर्सनैलिटी जाते हैं और फिर वहां पे कांड करते हैं, तो फिर क्या है मतलब ये? अब क्या आप कहते हैं ना, एक ऐसी नकली दुनिया का आप हिस्सा होंगे जहां पर आप असली बनकर जा रहे हैं, पर वो दुनिया नकली है। बिल्कुल, और वो जो आप गेम खेल रहे हैं, वो इन व्हाट कैपेसिटी खेल रहे हैं? वो गेम आप एक एक्टर के तौर पर खेल रहे हैं, या आप कोई ट्रेटर वाकई हैं दुनिया में? मतलब मेरी समझ के बाहर है एक्चुअली। कन्विंस नहीं कर पाती हैं ये चीजें। बस हो रहा है क्योंकि वो, सी देखिए क्या होता है, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ये ट्रेंड में है, वो चल गया है, वो हाँ, वहां हिट हो गया है। मतलब ये कोई रास्ता नहीं हुआ ना चलने के लिए। वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि सब जाते हैं। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। कुल मिलाकर मतलब ये शो कुछ भी नहीं देता, सही बात तो यही है, और सही मायनों में एंटरटेन भी नहीं देता है। नहीं, आपको इसको जो एंटरटेनमेंट नहीं एंटरटेनमेंट कर। चाहिए ये है ही नहीं, मतलब वो भी नहीं देता है। मतलब आप बस बैठे रहिए कि अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे हैं। वे अपने जीवन में बहुत कुछ है फिर करने के लिए, और कोई ऐसी शख्सियत इसमें नहीं आती जिसको आप इंस्पायरिंग करें। बातें तो वहां हो कहें, या बातें तो वैसी होती ही नहीं है, खैर। मैं अमेज़न प्राइम की तारीफ करूंगा जो उन्होंने जी, उर्फी जावेद पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत अच्छी थी। हाँ, कम से कम हमने उर्फी जावेद की जिंदगी में झांका और जाना कि एक लड़की जो लखनऊ से आती है, वो कैसे यहां तक पहुंची है, उसके घर का माहौल क्या है, उसकी जिंदगी की तकलीफें, मुश्किलें, दिक्कतें, चैलेंजेस, खुशियां क्या हैं। कम से कम हमने कुछ रियल देखा। कुछ परसेंट तो रियल रहा होगा। हो सकता बिल्कुल, है उसमें मिलावट रही हो, लेकिन कुछ परसेंट रियल रहा होगा। लेकिन यहां तो टोटली फेक है मामला। बिल्कुल। और मैंने तो ये भी बिल्कुल सुना है कि राज कुंद्रा ने इसके लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है। आई एम रियली शॉक्ड। मतलब कैसे? इस शो में अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भी दिखेंगी, अंशुला वही भी। रह गई थी कपूर फैमिली से। भाई बेटियां आ गई, भाई आ गया था, सब आ गए थे, वही एक रह गई थी पर्दे के पीछे, तो उनके दर्शक जीवन जो की है। मकसद है क्या? उनके हाँ, जीवन की मकसद क्या है? कैमरे के सामने आकर कुछ भी बकवास करना और थोड़ा सा पॉपुलर हाँ, फेस बन जाना, फिर इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स बढ़ाकर और कोई ब्रांड एंडोर्स करना, ये जिंदगी के मकसद में शामिल है इनके? मतलब मैं पूछना चाहता हूं सच में। हाँ, तो कभी ये मिले तो पूछेंगे हम इस बारे में बिल्कुल कि आपके बिल्कुल बिल्कुल, जीवन का सवाल है मकसद क्या है। हो मकसद क्या है? सकता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सवाल हो कि यार आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमने भी नहीं सोचा कि हमारे जीवन का क्या मकसद हमने सही सही। ओवरऑल तो यह है कि ये ना तो नाम द ट्रेटर और ना ट्रेलर, दोनों ही मुझे तो बिल्कुल अपील नहीं किए कि मैं इस शो को देखूं। जानकारी के लिए जरूर देख लेंगे एक दो एपिसोड, क्या है, कैसे है, क्या होता है, लेकिन वैसा नहीं कि आप इसको देखिए, आप इसको फॉलो कीजिए, इससे कनेक्ट रहिए, क्या चल रहा है उसमें। तो ये देखते हैं दर्शक इसको कैसे लेते हैं, और इसमें से क्या चीजें निकल कर आएंगी उन पर भी हम नजर रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 12 जून से शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी, 2 हफ्ते भी नहीं है। तीसरा जो हम डिस्कस करने वाले थे, जो मैं आपसे कह रहा था कि अल्ट्रा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप है, इसके पास गुरदत्त की तमाम फिल्मों के जो है राइट्स हैं। आज ये खबर मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पर, तो उसमें यह है कि गुरदत्त की जो फिल्में हैं, क्या जो भी, उन्होंने हालांकि नाम नहीं दिए कि किन फिल्मों की बात है, लेकिन गुरदत्त ने बहुत शानदार फिल्में बनाई हैं, सब जानते हैं, जिनका जिक्र भी किया पहले। आइडिया ये है कि उनकी फिल्मों को वेब सीरीज के हिसाब से नए सिरे से बनाया जाए।
तो ये एक अलग किस्म का रीमेक है कि मतलब पहले तो हम ये देख रहे थे कि फिल्म है तो फिल्म का फिल्म में रीमेक कर दो। अब गुरुदत्त ने जो क्लासिक्स बनाई हुई हैं वो जो है उसको आप लेकर आए और आप उनको वेब सीरीज में डालें। पहला आइडिया तो ये है। दूसरा उधर से ये आइडिया है कि उनकी वेब सीरीज भी बनाई जाए। जबकि मैं देख रहा हूँ कि भले ही पिछले दिनों आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने कहा कि वो दादा साहब फाल्के साहब के ऊपर बायोपिक बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन फिर भी बातें हैं उसकी। लेकिन आप देखिए कि किशोर कुमार की बायोपिक कब से बनाने की बात हो रही है, अनुराग बसु उसको बनाना चाहते हैं। मीना कुमारी देख लीजिए, मधुबाला देख लीजिए, सब लीजेंड्स हैं। मतलब ये इंडस्ट्री की हिस्ट्री इनके बगैर कभी पूरी नहीं होगी और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। क्या इन नामों को, इन शख्सियतों को बायोपिक की जरूरत है? पहला सवाल तो ये आता है कि इनकी बायोपिक में ऐसा क्या बता दिया जाएगा? और उसके बाद में फिर ये भी कि भाई जो क्लासिक फिल्म बनी है अब आप फिल्म नहीं बना पा रहे हैं, फिल्में नहीं चल रही, तो चलो अब उनकी वेब सीरीज बना देते हैं। ये आइडिया आपको कितना एक्साइटिंग लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बायोपिक बनाने के ऐलान और ये विचार और सोच विचार जो सब चल रहे हैं, ये इसलिए नहीं चल रहे हैं कि ये इन लेजेंड्स को सम्मान देना चाहते हैं। असल में इनके पास कहानियां नहीं है, असल में इनके पास कोई काम नहीं है ऐसा करने के लिए। इस अभाव में ये सोचा जा रहा है कि देखो हम उन्हें सम्मान देने के बहाने अपने लिए काम ढूंढ लेंगे। एक तो बात ये हो गई कि ऐसा नहीं कि किशोर ठीक। कुमार के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, ये है बड़ी कड़वी बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दूसरा ये है कि गुरुदत्त साहब की जो फिल्मों पर वेब सीरीज बनाने की बात हो रही है, उसमें सबसे पहला काम ये होगा कि गुरुदत्त साहब की जो आत्मा है बड़ी विचलित हो जाएगी। ये आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये आप उनके किए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, और मैं ये बात एक कंटेंट कंज्यूमर के तौर पर कह रहा हूं, जो क्लासिक्स हैं उनके कभी कोई रीमेक बनाने की जरूरत नहीं होती। उनका अगर आप सम्मान करना चाहते हैं ना, तो उन्हें आप वैसा ही रहने दें। टेक्निकली रीस्टोर कर लीजिए उसको, बेहतर हाँ, डिजिटाइज करके वो कर बेहतर लेते, बना हाँ, लीजिए और रिस्टोर आज कर के लें समय ताकि को आगे जनरेशन। जो हो लेकिन रहा है। आप उसको फिर बिल्कुल। बनाएंगे, फिर बनाएंगे। आप क्यों? आप उन्हें, आप बोलते हैं मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूं, आप ट्रिब्यूट नहीं दे रहे हैं, आपके पास काम नहीं है, आपके पास और कोई बेहतर कहानी कहने के लिए नहीं है। आप अपने लिए काम तलाश रहे हैं और इस सिलसिले में आप वो कर रहे हैं। आपका कोई सम्मान, आप कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। आपको अगर सम्मान देना होता तो कहते कि ठीक है साहब, मैं गुरुदत्त साहब से इंस्पायर्ड हूं, देखिए मैंने वो कहानी बनाई है और कोशिश की है कि मैं उनकी तरह का एक सिनेमा बना पाऊं। ये होता है ट्रिब्यूट, ना कि ये कि मैं उन्हीं की कहानी को दोबारा बना दूं और ये कहूं कि देखो फोटो खिंचा लूं, महान बन जाऊं, ताकि कहीं ना कहीं मैं जूनियर गुरुदत्त कहलाऊं। तो ये सब चीजें, मतलब ये देखिए, ये तो बच्चों को बहलाने वाली बातें हैं। ये लोग जो बातें करते हैं, इनके चेहरे पे साफ लिखा होता है इनके पास काम नहीं है कुछ। आर बाल्की साहब ने चुप नाम की फिल्म बनाई थी गुरुदत्त साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, और हमने देखा कि वो कितनी खराब फिल्म बनाई थी। वो कहीं से कहीं तक गुरुदत्त के सिनेमा को या उनकी फिलॉसफी के साथ मैच नहीं होती थी। और गुरुदत्त के नाम पे उन्होंने जिस तरह का एक थ्रिलर, रिवेंज थ्रिलर बनाने की कोशिश की थी, उनके गानों का इस्तेमाल करते, बहुत ही खराब था और ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो बात सही है कि एक नेक कंटेंट नियति नहीं, क्रिएटर के। हाँ। नेक हाँ। नियति नहीं है। नेक नियति नहीं है। बात वही है कि उस नाम के बहाने या तो हम अपना नाम बना लें, या फिर जैसा आपने कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है और हम नया नहीं ढूंढना चाहते। समस्या ये भी है कि चलिए कुछ नया आगे देखें, हम बार बार पीछे जाकर वहां खंगालना चाहते हैं कि इसमें से अब क्या चल सकता है। तो आपने भविष्य के लिए कुछ सोचना ही बंद कर दिया है। तो ये एक अजीब तरह की सोच है। और ये बात भी जैसे, तो ये वाला जो सवाल मेरा था आपसे कि इन लोगों की बायोपिक्स जो हैं, अगर बनाई जाती है, क्या वाकई मतलब इनको बनाया जाना चाहिए? अब एक बहुत सीधा सीधा सवाल है। सर, ऐसा है कि अगर आप वाकई किसी शख्सियत को बताना चाहते हैं तो उन पर किताबें लिखी जा सकती हैं। आप अगर फिल्म बनाने के लिए मीना कुमारी जी की कहानी ढूंढ रहे हैं, फिल्म बनाने के लिए मधुबाला जी की कहानी ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपके पास कोई बेहतर कहानी नहीं है, आप एक श्योर शॉट ढूंढ रहे हैं मामला, और उसके तहत आप ये कर रहे हैं। क्योंकि आज के सिनेरियो में जब आप 6 महीना बीत गया, एक पिक्चर ढंग की आप नहीं दे पाए हैं, आप क्या खाक ट्रिब्यूट देंगे किसी फिल्म की लेजेंडरी हस्ती को? जब आप फिल्म अपने काम पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आप उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाकर आप सोचेंगे कि आपने महान काम कर दिया। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका होगा आपका, या खुद को काम देने के लिए आप ये कर रहे हैं। सही मायने में ट्रिब्यूट तो नहीं, तो इसे कम से कम ट्रिब्यूट का नाम तो ना ही दें।
क्योंकि आपकी बात सही है, उतना आसान नहीं है। अगर आप हाँ, सचमुच किसी शख्सियत को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं और उसकी कहानी बनाना चाहते हैं, तो आपको एज़ अ राइटर, एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ एन एक्टर उतने बड़े कद का होना ज़रूरी है। क्योंकि हमने हाँ, गांधी की बायोपिक देखी, मतलब आप मानते हैं कि वो बिल्कुल सही फ़िल्म है, या जी, भाग मिल्खा भाग जैसी फ़िल्म जो है वो बनाई गई थी। तो या तो उस लेवल पर आप काम करें, तब तो हाँ, लगेगा। लेकिन ये हर व्यक्ति उठता है और कहता है कि मैं इसकी बायोपिक बनाना चाहता हूँ, मैं उसकी बायोपिक बनाना चाहता हूँ। ना वो एक्टर वैसा ले पाता है कि जो उसकी शख्सियत को मैच कर पाए, ना उसकी राइटिंग में वो बात निकल कर आती है। तो ये बात सही, सिनेमा आर्ट है और बहुत सारे लोग अच्छा भी बना सकते हैं। लेकिन किस लेवल पर आप उसको कितना डेडिकेशन है आपका उसके लिए और कितना आप उससे जस्टिस कर पाएँगे, सबसे पहला सवाल तो यही आता है। तो हर किसी को तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी उठे और कल को कह दे मैं इस आदमी की बायोपिक बनाना चाहता हूँ। ये बात सही, उससे उसको नुकसान ही है, मतलब उसकी शख्सियत का नुकसान ही है जिस पर आप फ़िल्म बनाते हैं। बेसिकली देखिए अगेन बात वहीं आ गई, नियत में क्या है? क्या नियत में ट्रिब्यूट देना नियत है में या क्या फिर है? काम तलाशना? तो मुद्दा नियत का है, मंशा का है। नियत का बात है। सही। सही, सही है। तो आज की खबरें, एक खबर बस और आ रही है कि मतलब जो परेश रावल साहब की तरफ से जो उनके साइड से निकल के आ रही खबरें, क्योंकि जो हेरा-फेरी के मूल प्रोड्यूसर हैं, फिरोज़ नाडियाडवाला, उन्होंने सबको नोटिस भेजा है, कलाकारों को भी भेजा है। तो आज खबरें आ रही कि भाई अब परेश रावल के साइड से भी सवाल पूछा जा रहा है, डायरेक्ट नहीं बल्कि उनके नज़दीकी सोर्सेज़ के हवाले से आ रहा है कि भाई फिरोज़ नाडियाडवाला क्यों चुप? अक्षय कुमार उधर कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है और बहुत सीरियस है। फिरोज़ नाडियाडवाला भी सबको नोटिस भेज रहे हैं। अब ये बात कितनी ठीक आपको लगती है? अगर वो सारे राइट्स बेच चुके हैं, तो अब उनको उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नोटिस दे रहे हैं, इसका मामला कहीं न कहीं है, तो क्या गड़बड़ आपको लग रहा है? देखिए सबसे पहला सवाल तो ये कि फिरोज नाडियाडवाला बोल क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, अगर उनको बोलने में तकलीफ है कैमरे के सामने आकर, तो वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। उनका स्पोक्स पर्सन एक कहते हैं ना, एक प्रेस रिलीज दे सकता है। रिलीज़ दे दे। तो हाँ। यहाँ मामला कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। दूसरी हुँ, बात यह कि जिस तरीके से परेश रावल ने ये फिल्म छोड़ी है, कि ट्वीट करके छोड़ी है बेसिकली, बिल्कुल। पहला सीधा ट्वीट आया, तो ये मामला को समझ में आ तो नहीं रहा है, उतना सीधा नहीं लग रहा है। और जिस तरह से अक्षय ने तुरंत तुरंत जो है उस पर लीगल एक्शन वाली बात कही और वो अखबारों में भी आ गई। एक बात मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ। हम मान लेते हैं कि दो दुनिया है। एक दुनिया वो है जहां अक्षय कुमार है, परेश रावल है और ये फिल्म बन रही है, और एक ये दुनिया है जो उनसे बाहर की दुनिया है। तो अंदर की दुनिया ने बाहर की दुनिया को कैसे बताया कि ये फिल्म हॉल्ट हो गई है? ये हमें सबसे पहले परेश रावल के ट्वीट से पता चला। यानी परेश रावल वो व्यक्ति थे जिन्होंने खुद से ट्वीट करके लोगों को बताया कि मैंने ये पिक्चर छोड़ दी है। अगर आपसी कुछ मामला था तो वो एक एसएमएस या एक व्हाट्सएप भेजकर बता सकते थे अक्षय कुमार को या प्रियदर्शन को भेजकर। उन्होंने ट्वीट किया। यानी परेश रावल वो पहले शख्स थे जिन्होंने चाहा कि आम जनता इस बात को जाने। हम में से कोई भी बिल्कुल। परेश रावल के घर नहीं गया था। परेश रावल हमारे घर आए थे बताने के लिए। हाँ। उसके बाद अक्षय कुमार से किसने कहा था कि आप मुकदमा करो तो हमारे मीडिया को बता देना? अक्षय कुमार ने मुकदमा किया और मीडिया को बताया। तो यहां जो पूरा मामला है वो यही है। सही बात कह रहे हैं आप। तो इस हमारी मामले में दुनिया बहुत तक कुछ। आपकी हाँ। दुनिया की बात पहुंचाई किसने? यहां कोई जर्नलिस्ट नहीं था, कोई खोजी पत्रकार नहीं था, कोई स्पाई कैम नहीं लगा हुआ था, कोई पैपराजी नहीं पीछा कर रहा था कि कब निकले परेश रावल फिल्म से बाहर। परेश रावल ने ऐलान किया। यानी परेश रावल चाहते थे कि दुनिया इस बात को जाने, और उसके बाद अक्षय कुमार चाहते थे कि दुनिया इस बात को जाने कि मैंने मुकदमा किया है। लेकिन फिरोज नाडियाडवाला चुप बैठे हैं, जैसे किसी ने उनसे कह दिया हो कि भाई कोई ड्रामा चलेगा तुम थोड़ी देर चुप बैठना, हम तुम्हें बता देंगे बाद में क्या है। मैं तो उसको ऐसे देख रहा मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि परेश रावल आए, परेश रावल चाहते थे, अक्षय कुमार चाहते थे कि सब जाने। तो इसका मतलब कहीं न कहीं अभी भी ये संभावना पूरी बनी हुई है कि हेरा-फेरी 3 जो है, ये उसका पब्लिसिटी स्टंट है हूं। और आगे देखिए जाकर कोई बड़ा। मैं सिर्फ कोरे लॉजिक पे बात कर रहा हूं।
बिल्कुल पूरे लॉजिक में बात कर रहा हूं कि मुझे किसने बताया कि परेश, मुझे क्या मालूम आज की डेट में, क्या हमें और आपको पता है कि परेश रावल एक पिक्चर के कितने पैसे लेते हैं, या उन्होंने इस वक्त कितनी फिल्में साइन करके, कितनी फिल्मों के साइनिंग अमाउंट लेकर, कितनी फिल्मों के सेट पर उन्होंने जाना शुरू किया है या नहीं जाना शुरू किया है, क्योंकि परेश रावल ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। परेश रावल ने तो हमें सिर्फ एक फिल्म के बारे में बताया, खुद से बताया, यानी वो चाहते। मुझे लगता है अभी आगे और चीजें बताएंगे हमें धीरे धीरे, जो है जो हम शुरू से कह रहे थे कि मामला लंबा चलेगा और खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए, अच्छा है, हम नजर रखते हैं और शाम को आपके चैनल पे जुड़ते हैं नए बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ में, कुछ बिल्कुल। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कुछ इंटरेस्टिंग चर्चाएं करेंगे वहां पर। थैंक यू उज्जवल जी, मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।